मेरे मैथ्स चैनल के इस वीडियो में आप सबों का स्वागत। हम लोग लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग शेष सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो बचे हुए इस एक्सरसाइज के। इसमें तीसरा प्रश्न है, इसमें 2 अभिधारणाएं दी हुई है, ठीक है। इसके विषय में विचार करना है। तो इसके पूर्व हम लोग यूक्लिड के अभिधारणाओं के विषय में चर्चा कर चुके हैं और जान चुके हैं। अब यहाँ से 2 अभिधारणा दी हुई है, उस पर विचार करते हैं। देखते हैं क्या है। 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है, ठीक है। पहला जो अभिधारणा है उसमें लिखा हुआ है कि ए और बी 2 भिन्न बिंदु हैं, ठीक है। इसमें से सी एक ऐसा बिंदु है जो इसके बीच में कहीं स्थित है, ठीक है। तो सपोज करते हैं यहां पर सी, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा अभिधारणा, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। यहां पर क्या हो गया, ए और बी से एक रेखा खींची गई, ठीक है, और उसी रेखा पर स्थित एक सी बिंदु था। और दूसरा अभिधारणा में क्या है, ए बी 2 बिंदु है, इसे रेखा खींच लिए, लेकिन सी बिंदु जो है उस रेखा पर स्थित नहीं है। यही 2 अभिधारणा, इस पर विचार करना है। आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा गया है। पहली बात यहां लिखा गया, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द हैं कि जिसकी परिभाषा देने की आवश्यकता है जो समझने के लिए। तो लिखेंगे हाँ, अनेक अपरिभाषित शब्द हैं। जैसे लिख सकते हैं रेखा, बिंदु इत्यादि, और भी आ सकते हैं इसमें। यहां पर सी बिंदु जो है ए बी के मध्य स्थित है, इसलिए ऐसे बिंदु को कहते हैं समरेख बिंदु, तो उसको भी शामिल कर सकते हैं। फिर ये एक रेखा में नहीं शामिल है ये बिंदु, इसको कहें असमरेख बिंदु। तो इस तरह से अनेक ऐसे शब्द हो सकते हैं जो अपरिभाषित है, जिसकी परिभाषा की आवश्यकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी है हम लोग उसको जानेंगे। उसके बाद क्या है, क्या इन अभिधारणाओं को आवश्यक, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, ठीक है। अविरोधी है मतलब विरोधी नहीं है, ठीक है। तो ये कहेंगे हाँ ये अविरोधी हैं, क्योंकि ये दोनों अभिधारणाएं संगत हैं। दोनों अभिधारणाएं दो अलग अलग स्थिति को दर्शाते हैं, ठीक है। अब 2 स्थिति आप जान ही रहे हैं। पहली स्थिति में क्या है कि ए बी के मध्य सी एक बिंदु है जो उसके बीच में स्थित है और उसी रेखा में है। और दूसरी स्थिति है ए बी 2 बिंदु है, यहाँ पर सी एक ऐसा बिंदु है जो उस रेखा पर स्थित नहीं। ये 2 स्थिति को दर्शा रहे हैं। क्या ये अभिधारणाएं, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है। हम लोग जितना भी यूक्लिड की अभिधारणा पढ़ चुके हैं उसमें से ये प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। लिखेंगे ये अभिधारणाएं यूक्लिड की
अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। परंतु यहां पर समझने की बात है, परंतु अभिधारणा 5.1 जिसमें क्या दिया हुआ है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है, का अनुसरण करती है। लेकिन इसका ये अनुसरण कर रही है ना, क्योंकि यहां पर हम देखे हैं कि दो बिंदु से होकर के एक रेखा खींचे, यहां भी खींचे, तो ये अनुसरण कर रही है। परंतु ये जो दोनों अभिधारणाएं दी हुई है ये उससे प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, इस तरह से तीसरा प्रश्न पर विचार करने की बात थी, इस पर विचार किए, यानी समझना है इस अभिधारणा को। आगे हम लोग समरेख बिंदु और समरेख बिंदु पढ़ेंगे, उस समय ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। चौथा प्रश्न बहुत सिंपल है। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर हाफ AB। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट, तो पहले आकृति खींचते हैं। A और B खींच दिए, C ऐसा रखना है, AC बराबर BC दिया हुआ है। ठीक है, दिया है AC बराबर BC। ठीक है, यहां पर देखिए ये मध्य में है, AC बराबर BC कहने का मतलब ये क्या हो गया, मध्य में, बीच में हो गया। तो AC क्या हुआ, पूरे का आधा हुआ, जो कि हमको प्रूव करना है। या तो BC को भी कह सकते हैं AB का आधा। ठीक है, क्योंकि आधा आधा पार्ट दोनों तरफ है। ठीक है, तो हम किसी एक पार्ट को कहेंगे वो पूरे का आधा है। यहाँ AC पूरे का यानी AB का आधा है, BC AB का आधा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कैसे प्रूव करते हैं। AC बराबर हम लिख सकते हैं AB बराबर, AB पूरा रेखाखंड है, AB बराबर हम लिख सकते हैं AC प्लस BC, AC प्लस BC, ताकि दोनों जोड़ करके ही बना। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, AC तो रखना है और यहाँ पर संबंध स्थापित करना है किसके, AC और AB के बीच, AC और AB की। तो BC को हटाएंगे। ठीक है, तो BC को कैसे हटाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ वो दिया हुआ है BC बराबर AC, AC के जगह पर AC लिख दिया और BC के बराबर AC है, तो पुनः हम क्या लिख दिया, AC। ठीक है, तो AB बराबर क्या हो गया, AC प्लस AC। फिर लिखेंगे AB बराबर 2AC। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ AB, इधर बच गया AC, इसलिए AC बराबर हाफ AB, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, इस तरह से ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, प्रश्न 5 में प्रश्न 4 से रिलेटेड है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रश्न 4 में C रेखा खंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। अभी हम लोग क्या किया कि एक रेखाखंड लिए A और B और इसके मध्य में C बिंदु रखे। ठीक है, तो ये मध्य में है इसलिए इसको मध्य बिंदु कहा जाता है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको मध्य बिंदु कहा जाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, कि मध्य बिंदु केवल एक होता है, दो नहीं हो सकता है, या एक से अधिक मध्य बिंदु नहीं हो सकता है। इसको प्रमाणित करना है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ऐसी भी जनरल है, कोई रेखाखंड का अगर 5 सेंटीमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर का बिंदु एक ही जगह पर होगा, है ना।
लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि कैसे इसको प्रमाणित करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो 4 में किए, ये क्या है, एक पार्ट 2 पार्ट में बांटा हुआ मध्य बिंदु, तो एक पार्ट पूरे का आधा होता है, ये हम लोग प्रमाणित कर चुके हैं। अब इसको प्रमाणित करने के लिए मान लेते हैं कि डी भी एक और बिंदु है, डी एक और बिंदु है जो कि ए बी का मध्य बिंदु है। ये थोड़ा बड़ा लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे, मान लिया कि सी के अलावे रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु डी भी है, डी भी है, एक मान लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि डी हो सकता है कि नहीं। अब क्या है, हम लिख सकते हैं ए सी बराबर हाफ ए बी। पिछला प्रश्न में जैसे प्रमाणित किए थे, ए सी क्या है, पूरे का आधा है, और हम लोग चित्र देख करके भी बता सकते हैं ए सी क्या है, ए बी का आधा है। ठीक है, क्योंकि सी हेशो मध्य बिंदु है। आप कह रहे हैं डी भी मध्य बिंदु है, तो ए डी बराबर भी होना चाहिए, ए डी बराबर भी क्या हो जाएगा, हाफ ए बी। ठीक है, यहां पर समीकरण मान सकते हैं पहला और दूसरा। ठीक है, अब ये दो समीकरण को देखने से पता चल रहा है कि इसका राइट साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो लेफ्ट भी निश्चित रूप से इक्वल होगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हमको प्राप्त हुआ कि ए सी बराबर ए डी। चित्र में चलते हैं, ए सी बराबर ए डी कब संभव है, यानी दोनों एक ही चीज है, सी के जगह पर डी होना चाहिए, चाहे डी के जगह पर सी होना चाहिए, है ना। तो स्पष्ट है कि सी और डी बिंदु एक ही हैं, दूसरा नहीं है। जो डी हम यहां माने थे वो गलत है, डी यहीं पर होना चाहिए, तो डी कहो या सी कहो, है ना, इससे ये प्रमाणित हो गया। ठीक है, तो जो हमारा क्या लिखेंगे, प्रमाणित हो गया, एक रेखाखंड का केवल एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अतः इसे स्पष्ट हो गया, अतः एक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है, ये प्रमाणित हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में एक आकृति दी हुई है, 5.10 आकृति का नाम है, बुक में है। इस आकृति के माध्यम से ये दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है AC बराबर BD, AC बराबर BD हमको दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। चित्र में देखिए, AC यहां से यहां तक, और BD फिर यहां से यहां तक, यानी AC में BC शामिल है, फिर BD में भी BC शामिल है। ठीक है, अब यहाँ प्रमाणित करना है AB बराबर CD। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है AC बराबर CD, ध्यान देने की बात है, AC बराबर CD लिखिए। अब AC में हमको लाना है AB, अगर BC माइनस कर दें ये BC, तो हमारा AB आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे दोनों ओर BC घटाने पर, ये यूक्लिड का अभिगणित का प्रयोग हो रहा है। दोनों में BC घटा रहे हैं, दोनों साइड में बराबर बराबर दोनों तरफ घटाएंगे तो
शेषफल भी बराबर होगा ना, दोनों ओर BC घटाने पर। AC घटाओ BC और CD घटाओ BC। AC में BC घटाएंगे, AC में BC घटा दिए मतलब AB बचा, हमको BC हट गया तो AB बचा। यहाँ क्या बच गया? AB। और CD, सॉरी लिखा हुआ है BD, यहाँ पर लिखा हुआ है, गलती लिखा है, BD। और यहाँ BD में BC घटेगा तो क्या बचेगा? CD। तो जो हमको प्रमाणित करना था, दोनों को BC घटा दिए बराबर में से बराबर घटाने पर, ठीक है। इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया। ये है प्रश्न संख्या 7। यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? अभिगृहित 5 है क्या? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, जो भी उसका भाग है उससे हमेशा पूर्ण बड़ा होता है। तो कह रहा है कि इसको सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? क्योंकि यह अभिगृहित किसी भी भाग में, यानी कहीं भी, और किसी भी वस्तु के लिए लागू होता है। इसलिए इसे सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। ठीक है। कहने का मतलब सर्वव्यापी सत्य जो हर एक जगह लागू हो और हर एक वस्तु पर लागू हो। हम लोग समझने के ख्याल से थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। और कोई मान लेते हैं एक बहुत बड़ा वृत्त है और इस वृत्त का बड़ा पीस काट लिए, मैंने इतना ही छोड़ दिए, ठीक है, ये छोटा हुआ है, तो इतना काटे जो है, मान लिया जाए 99% भी हो तो 1% क्या है, छूट ही जा रहा, तो 99% क्या होगा, भाग कहलाएगा। तो 99% भाग जो है पूर्ण का नहीं मतलब 100%, तो 100% से हमेशा छोटा ही होता है, यानी पूर्ण हमेशा बड़ा होता है। ये सर्वव्यापी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है। इस तरह से प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्न हल हो गए। ये ज्यामिति की अभी समझिए कि बेसिक जानकारी आप लोग को ले रहे हैं, आगे और धीरे धीरे ज्यामिति में बढ़ेंगे और कोशिश करें कि हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम बाकी वीडियो भी आपके पास पहुंचाते रहेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।